हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 16th लेक्चर, और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड द कैपेसिटर। मेरे हिसाब से जो डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड द कैपेसिटर है, इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे मेन और जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जाते हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन तो इसके ऊपर से आता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सब पॉइंट्स, एक एक पॉइंट ध्यान से नोट करना बुक में, जो जो पॉइंट्स लिखा हूँ, और क्वेश्चंस को पहले पॉज करके ट्राई करना, फिर उसके बाद रिज्यूम करके उसको सॉल्यूशन देखना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती क्या है, और दूसरी बात कि डाइलेक्ट्रिक्स को हमको कैपेसिटर के अंदर डालने की क्या ज़रूरत पड़ी। अलग अलग टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक्स, एयर या वैक्यूम से काम क्यों नहीं चल रहा था। और तीसरी बात, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर के अंदर क्या क्या उसका इफेक्ट होता है, वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स एक तरह का इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर बोल दो इसको, चाहे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोल दो, चाहे इंसुलेटर बोल दो, चलेगा। या तो आप नॉन कंडक्टिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर कोई भी फ्री मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, फ्री एटम्स इसके अंदर होते नहीं हैं। और दूसरी बात, डाइलेक्ट्रिक्स कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ग्लास है, माइका है, प्लास्टिक है। ये सब जो है इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि एक जो है करंट कंडक्ट नहीं करते, ये इंसुलेटर होते हैं, या तो उसको आप नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हो। दूसरी बात, ये डाइलेक्ट्रिक्स को हमको कैपेसिटर के अंदर डालने की क्या ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना शुरू करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, एक कैपेसिटर जिसका एरिया ए है और ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर प्लस चार्ज पूरा अंदर इस तरह से आ जाता है, और माइनस चार्ज यहाँ पर इनसाइड पे आ जाता है। ये प्रॉपर्टी क्यों आती है, ये तो हमने पढ़ा ही है। ओके, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। हम कैपेसिटर के अंदर पूरे एरिया में इस तरह से डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर देते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक से इसका भी जो लेंथ है वो डी ही है। ठीक है, हमने समझ लो कि पूरे कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या होता है वो तो हम पहले समझते हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। देखो, डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो पोलर हो सकता है, या तो वो नॉन पोलर हो सकता है। अब जो हमारे पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनके पास पहले से ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक्स के दो एग्जांपल हैं, एक पोलर हो सकता है, एक नॉन पोलर। और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनके पास पहले से ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास प्लस और माइनस चार्ज इस तरह से सेपरेटेड हैं डाइपोल में, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो अपने आप क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से रिपल्सन में कुछ इस तरह से हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि उनके पास पहले से डाइपोल मूवमेंट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, और डायरेक्टली वो अपने आप एक इस तरह से पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज मीन्स प्लस माइनस इस तरह से पूरे इकट्ठा थे, यहाँ पे पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने आप यहाँ से पोलराइज हो जाते हैं।
तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की ये खासियत है। लेकिन हमारे पास एक दूसरे टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है जो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अभी ये सब क्यों पढ़ रहे हैं बताता हूँ आपको। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है, उसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है, उसके अंदर हमको डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसको इंड्यूस कराना पड़ता है। मीन्स एक्सटर्नल कोई फैक्टर से हमको डाइपोल मूवमेंट उसके अंदर इंड्यूस कराना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। जैसे हमारे पास इस तरह से प्लस और माइनस आयन है तो हमको डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस कराना पड़ेगा। मीन्स ये दोनों आपस में सेपरेट आउट नहीं होंगे। अभी ये दोनों साथ में समझ लो कि जहाँ प्लस माइनस है दोनों साथ में हैं, लेकिन हमको डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर लाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने पढ़ा है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागता है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस तरह से फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो क्या होता है, ये फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, उसको इस तरफ खींच रहा है, तो दोनों इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मीन्स जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना उनके अंदर हमको डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कराना पड़ता है। किससे, बाहर कोई एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्सेस लगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, और दोनों चार्ज आपस में पोलराइज हो गए। मीन्स एक एक जगह पर एक एक कॉर्नर में आ गए। तो देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, हमने एक अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक्स के आयन होंगे। मीन्स इसके अंदर एटम्स होंगे बहुत सारे। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, अगर पोलर होगा तो पहले से ही जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो जो होंगे वो पोलराइज होंगे। मीन्स पॉजिटिव यहाँ पर होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा। और अगर नॉन पोलर होगा तो हम क्या करते हैं, बिकॉज ये कैपेसिटर है तो इसकी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तक कैपेसिटर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसको मैं यहाँ पे ई नॉट से बोलता हूँ। कैपेसिटर की एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई नॉट से बोलता हूँ। ये पूरे इस तरह से होगी, यहाँ पूरा हर जगह पर। तो वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, वो अपने आप को एक दूसरे के अलाइन कर लेते हैं और पोलराइज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से जितने भी डाइपोल्स होते हैं उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे एक दूसरे को अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे इस तरह से अलाइन किया था, देखो डाइपोल मूवमेंट ने, ये मॉलिक्यूल ने, तो जो डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। मीन्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर पूछो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बोलता हूँ। इंड्यूस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हमने यहाँ पर जो है इंड्यूस कराया है डाइपोल मोमेंट, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारे डाइपोल आपस में इस तरह से अलाइन हो जाएंगे और लास्ट में जो फाइनल आउटपुट निकलता है वो फाइनल आउटपुट क्या निकलता है, देखो फाइनल आउटपुट इस तरह से निकलता है कि सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाते हैं यहाँ पर इनसाइड, और सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इधर हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। जो नहीं भी हो रहे हैं वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वहाँ पर पोलराइज हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो है डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक। बाहर पॉजिटिव है तो उसके यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से डाइपोल सारे अलाइन हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है। अब बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर फ्री आयंस बहुत नहीं होते, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक से तो इसके अंदर ज़्यादा फ्री आयंस होते नहीं हैं, तो कुछ यहाँ पर अलाइन हो पाते हैं, मैक्सिमम तो अलाइन हो ही जाते हैं। लेकिन फ्री आयंस ना होने की वजह से
तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। मीन्स सपोज यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं ई इंड्यूस्ड बोलता हूँ, ई इंड्यूस्ड जिसको मैं ई आई से डोनेट करता हूँ, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो यहाँ पर सोचो कि मैंने डाइलेक्ट्रिक्स अंदर रखा, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई इंड्यूस्ड, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई इंड्यूस्ड, उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट बन रहा है। अब ई इंड्यूस्ड इसके अपोजिट क्यों है, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होगा इनसाइड। मीन्स बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो वो इसके वजह से है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, और अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम इंड्यूस्ड बोल रहे हैं, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। मीन्स समझ रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उसके अपोजिट होगा। मीन्स जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, सोचो अगर हम लिखूँ, मैं ई नेट लिखना चाहूँ, यहाँ पर ई नेट लिखना चाहूँ, तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ई नेट की वैल्यू मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई नॉट माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड है। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर है, और ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, जो ई इंड्यूस्ड है यहाँ पर लिख देता हूँ कि ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पर, ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जब हम डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं रखा था तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। मीन्स ई नॉट से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। ई नॉट से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज हुई होगी, बिकॉज हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ई नेट की जो वैल्यू आ रही है वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड आ रही है। मीन्स ई नॉट से कुछ ना कुछ कम है। अब यहाँ पर लिखो जो ई नेट है वो लेस देन ई नॉट होगा ना, क्योंकि ई नॉट में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं हम। तो कितना लेस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। हम मान लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी रिड्यूस हुई है, सोचो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आया और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिड्यूस हुई, तो कितने फैक्टर से रिड्यूस हुई यहाँ पर लिखो, उसको हम बोलते हैं के, ठीक है। इसको हमने बोला के, सब यहाँ पर लिखो, जो के है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के क्या है, और एक टर्म लिखो, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कितने फैक्टर से रिड्यूस हुआ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ उसको हम लिखते हैं यहाँ पर ई नॉट बाई के। मीन्स ई नॉट स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई उसको हम लिखते हैं के टर्म में ई नॉट बाई के। मीन्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो ई नॉट बाई के हो जाएगी। के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रिड्यूस हुई है। के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या तो उसको इस तरह से लिख सकते हो, द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड is reduced inside the dielectric। हमारा के क्या डोनेट करता है कि कितनी फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है। जैसे यहाँ पर समझो कि के की वैल्यू 2 हो गई, समझो यहाँ पर के की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट थी, यहाँ पर के की वैल्यू 2 रखो तो ई नॉट बाई 2 हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी आधा हो गई, समझे। मीन्स के क्या है, द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड।
के की वैल्यू 3 रखोगे तो E0/3 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो जाएगी। तो इस तरह से के जो हमको डिफाइन करता है वो फैक्टर डिफाइन करता है कि कितने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है। अब के होता है, के जो होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल होता है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। बिकॉज के की वैल्यू हमको पता है कि 1/4πε0 होता है। ε0 जो होता है मटेरियल परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल बाय मटेरियल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई वाई E0/k। तो एक टाइम आपको समझ पड़ा होगा कि ई नेट जो आ रही है मीन्स हमको डाइलेक्ट्रिक रखने से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस हुई? E0/k। लेकिन सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई तो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा क्यों है अंदर? तो देखो आगे समझते हैं। ये तो समझ पड़ गया आपको के की वैल्यू क्या है, तो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो E0/k हो गई। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हालत है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की क्या कहानी है? पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सॉरी फाइनल क्या है, नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं V नेगेटिव माइनस ऑफ V पॉजिटिव इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। मीन्स देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है कि V नेगेटिव माइनस ऑफ V पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले E0 थी, सोचो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E0 है और उसके बाद dr इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है d, मीन्स डिस्टेंस कितना है यहाँ पर d, मीन्स तो ये लिखो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव आ रही है माइनस ऑफ E0 d, मीन्स अगर मैं v पॉजिटिव माइनस ऑफ v नेगेटिव लिखूँ यहाँ पर तो वो आ रही है E0 इंटू डी। तो ये तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, डेल्टा V आ रहा है E0 इंटू डी। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा V इक्वल टू आ रहा है E0 इंटू डी। ये कब था, इनिशियल कंडीशन में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था। अब व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या कहानी हुई वो देखो। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव आ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0/k हो गई, तो यहाँ पर E0 की जगह मैं E0/k रखूँगा, E0/k इंटू डी। इसका मतलब आप देख सकते हो कि जो डेल्टा V की वैल्यू आ रही है, डेल्टा V की वैल्यू आ रही है E0 d/k। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वायर यहाँ पे आ रहा है, ओके। इसका मतलब क्या समझ सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर वो भी k फैक्टर से रेड्यूस हो गया। देखो पहले E0 इंटू डी था, बाद में क्या हो गया E0 d/k। मीन्स k की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 या 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज। मीन्स हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर गए के टाइम से, और पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी के टाइम से डिक्रीज कर गया। लेकिन हमारा मेन काम क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स का मेन काम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स का मेन काम होता है कि कैपेसिटेंस मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है? कैपेसिटर का मेन काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वही बताता है हमको कैपेसिटेंस। तो हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस वाली कहानी को, इसको आप नोट कर लेना। सोचो पहले कैपेसिटेंस कितना था, पहले यहाँ पर लिखो
C इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q बाई V। इनिशियली जो इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटेंस कितना था, इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर प्लस Q चार्ज था, यहाँ पर आया प्लस Q चार्ज, और पोटेंशियल कितना था यहाँ पर, पोटेंशियल जो था वो था V नॉट। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V नॉट। इसकी वैल्यू आ रही थी, V नॉट की वैल्यू क्या आई थी हमारी, E इंटू डी आई थी। तो यहाँ पर लिख दो E इंटू डी, V नॉट की वैल्यू आई थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फर्दर लिखना चाहो ना, तो देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है ना, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं फर्दर ओपन करूँ तो हो जाएगा Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इसको भी आप यहाँ पर पुट करके देख लो कि देखो Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है मेरी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर है इंटू डी। तो यहाँ पर फर्दर सॉल्व करोगे तो जो पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें हमेशा आती थी हमारी, वो आ रही है A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये सब तो हमको पता है, तो हमने पहले किया भी है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के डालने के बाद क्या हो रहा है, देखो डाइलेक्ट्रिक्स के डालने के बाद कहानी क्या होगी, व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक्स के डालने के बाद ये कहानी हो रही है। देखो C इक्वल टू होता है हमारे पास Q अपॉन V होता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक्स के डालने के बाद जो V की वैल्यू आ रही थी हमारी, यहाँ पर जो V की वैल्यू आ रही थी वो E इंटू डी अपॉन के आ रही थी। यहाँ पर पुट करो C इक्वल टू Q अपॉन E इंटू डी बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, C इक्वल टू Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन के। तो यहाँ पर देखो Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू आ रहा है K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मीन्स समझो हमारी जो इनिशियल कंडीशन है उसको मैं C नॉट बोलूँ अगर, कि इनिशियल जो कैपेसिटेंस था C नॉट, तो फाइनल जो कैपेसिटेंस आ रहा है C फाइनल इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। मीन्स इनिशियल जितना कैपेसिटेंस है, समझो इनिशियल जितना कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स इंक्रीज कर गया। यही होता है डाइलेक्ट्रिक्स का मेन काम। सोचो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया, भले पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया, लेकिन जब हमारा कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज कर गया। सोचो कि अगर K की वैल्यू अगर 2 टाइम्स है या 10, K की वैल्यू अगर 10 हो गया, तो कैपेसिटेंस फाइनल जो है 10 टाइम्स ऑफ C नॉट। मीन्स इनिशियल जितना कैपेसिटेंस था उसका 10 टाइम्स हो गया। कितने फ़ायदे की बात है। मीन्स इसका कैपेसिटेंस जो है, जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्टोर करेगा, और वही तो मेन काम होता है ना कैपेसिटर का, कि अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करके रखे। तो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला उसके अंदर, तो जो कैपेसिटेंस फाइनल आ रहा है वो K टाइम्स ऑफ C नॉट आ रहा है। मीन्स जितने ज़्यादा K की वैल्यू, जैसे वाटर में K की वैल्यू 81 आ रही थी, तो यहाँ पर 81 टाइम्स ऑफ C नॉट। मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ गई, सोचो 100 हुआ तो 100 C नॉट हो जाएगा। मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ गई। इस तरह से तो डाइलेक्ट्रिक्स डालने के बाद भले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E नॉट बाई के हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो V नॉट बाई के हो गया, लेकिन जो फाइनल कैपेसिटेंस आ रही है वो K टाइम्स ऑफ C नॉट है। मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। तो डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स जो है इंक्रीज कर गया, और यही मेन फ़ायदा होता है डाइलेक्ट्रिक्स को डालने का। इसीलिए हम नॉर्मली कैपेसिटर के अंदर एयर या वैक्यूम नहीं रखते, हम कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करके रखते हैं। तो जो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स, C फाइनल आता है मेरा K टाइम्स ऑफ C नॉट, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो
K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो फॉर्मूला है सबके लिए ट्रू है। हमने भले पैरेलल प्लेट के लिए प्रूफ किया, लेकिन ये फॉर्मूला सारे के लिए ट्रू है कि अगर आप उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो जितना पहले कैपेसिटेंस आता है उसका K टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए ये फॉर्मूला है K इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो डाइलेक्ट्रिक्स अंदर डालोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यही फ़ायदा होता है डाइलेक्ट्रिक्स डालने का। तो समझो अब डाइलेक्ट्रिक्स ये जो है इसका डिस्टेंस भी D है। तो यहाँ पर समझो इसको हम टैकल किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर रफ करता हूँ, एक क्वेश्चन इसके बेसिक्स लेता हूँ मैं। देखो समझो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर है। क्वेश्चन से इसका हम समझना शुरू करते हैं। ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। इसका कैपेसिटेंस इनिशियली जो कैपेसिटेंस था इसका C है, इनिशियली जो कैपेसिटेंस इसका C है। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है जिसकी K की वैल्यू है 3, और यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है। दो कैपेसिटर है हमारे पास, एक में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है, एक में हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है। मीन्स यहाँ पर जो है एयर है। ठीक, वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो, जिसमें K की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसलिए समझ लो हमने यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। अब बोलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड करो। यहाँ पर हमने K की वैल्यू रख दी। तो सोचो हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा, तो देखो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, जो C1 है। सपोज इसको C1 बोल दूँ, तो C1 जो है डाइलेक्ट्रिक रखने से कुछ ना कुछ इंक्रीज कर जाएगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। कितना टाइम इंक्रीज करता है, यहाँ पर देखो हमने K = 3 रखा है। मीन्स जितना K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, मीन्स यहाँ पर C1 की वैल्यू है 3C और C2 की वैल्यू जो है ओके, इसका एरिया A है और डिस्टेंस D है। वो सब तो सब मान के चलो। ठीक, कि इसका जो एरिया है वो A है, इसका जो ये है D है, ये सब तो अभी मान के चलो। ओके, तो यहाँ पर C1 = 3C आ रहा है, यहाँ पर C2 = आ रहा है C। अब दोनों सीरीज में है तो इसको क्या हो जाएगा, 3C × C अपॉन 3C + C मीन्स आ रहा है 3/4 टाइम्स ऑफ C। सोचिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो डायरेक्टली C/2 हो जाता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक रखने से यहाँ पर 3/4 टाइम्स ऑफ C मीन्स 0.75 C हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से डेफिनेटली कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन हो तो इस तरह से सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप टैकल कर सकते हो। खाली जहाँ डाइलेक्ट्रिक रखा हो वहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाएगी। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा हम JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन पर जाएंगे। देखो यहाँ पर इस तरह से कैपेसिटर रखा है। ओके, यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसकी K की वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसमें K की वैल्यू जो है वो 3 है, और यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसमें K की वैल्यू जो है वो 6 है। ओके, तो यहाँ पर देखो K = 2 है, यहाँ पर K = 3 है और यहाँ पर K = 6 है। सबका एरिया A है और डिस्टेंस D है, ये बात आप मान के चलो। ओके, सबके बीच में डिस्टेंस D है और एरिया A है। अच्छा, एरिया और डिस्टेंस चेंज होगा ना तभी भी कहानी चेंज होगी, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस D है और एरिया A है। और फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो।
तो देखो यहाँ पर पहले ये दोनों सीरीज़ में हैं, पहले C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड कर लो। C1 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ, समझो ये C है, ये C था इनिशियली, सबका इनिशियली C था, ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ C, बिकॉज K इक्वल टू 2 है। C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ C, और C3 की वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ C। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इनका सॉल्व करो, 2 × 3 अपॉन 2 + 3 तो हो जाएगा 6/5 टाइम्स ऑफ C। इसके साथ ये पैरेलल में है तो ऐड कर दो, 6/5C + 6C, 6×5 = 30, 36/5C। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन करते हैं, इसको आप मैं रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ पड़ गया होगा, आई होप सो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर समझो मेरे पास इस तरह का एक कैपेसिटर है, एक मेरे पास इस तरह का कैपेसिटर है, ये मेरा A टर्मिनल है, ये मेरा B टर्मिनल है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ आधे पोर्शन में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रखा है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ आधे पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक रखा है। समझो इसकी की वैल्यू जो है वो 3 है, और यहाँ पर मैंने एयर ही छोड़ दिया है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है मेरा ये D/2 है, ये डिस्टेंस है मेरा वो D/2 है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक रखा है और आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है वो देखो। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से अज्यूम करना है कि यहाँ पर समझो 2 डाइलेक्ट्रिक्स है, एक एयर है और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों आपस में सीरीज़ में है, बिकॉज देखो A और B टर्मिनल यहाँ पे है, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। अगर ऐसे ऐसे रखे होते आधे आधे तो पैरेलल में होते, पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में। मीन्स इसको कुछ इस तरह से रिप्लेस करो, आप इसको फिगर में कुछ इस तरह से रिप्लेस करो। इसका जो डिस्टेंस है वो D/2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो D/2 है, एरिया जो है A है, बिकॉज इसका जो पूरा एरिया है वो तो A ही है ना, अंदर रखा डाइलेक्ट्रिक, और इसका भी एरिया जो है A है। और यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, यहाँ पर K की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, यहाँ पर K की वैल्यू समझो 1 ही है, बिकॉज वो तो एयर है। यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि एयर के लिए तो 1 होता है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है लेकिन D/2 हो गया, तो यहाँ पर देखो C1 की वैल्यू, ये C1 है, ये C2 है। समझो इसका इनिशियली जो था वो समझो, तो C1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो C1 की वैल्यू आ रही है K टाइम्स ऑफ K × A∁0/D लिखूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पर D की वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो K की वैल्यू क्या है 3, एरिया क्या है A, ε0 × डिस्टेंस क्या है D/2, तो यहाँ पर मैं रखूँगा D/2। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है। और C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C2 की वैल्यू आ रही है K टाइम्स ऑफ A ε0 अपॉन D कितना है D/2, ठीक है, ठीक है, D/2। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आ रही है 6 टाइम्स ऑफ A ε0/D, और C2 की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ A ε0/D। अगर मैं C को बोल दूँ A ε0/D, मीन्स समझो यहाँ पर C1 की वैल्यू आ रही है 6 टाइम्स ऑफ C, और C2 की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ C। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में सीरीज़ में हो गए, तो सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ कर लो। C फाइनल हो जाएगा मेरा, इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो 6C × 2C अपॉन नीचे हो जाएगा 8C। तो यहाँ पर आ रहा है 12/8, मीन्स आ रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ C। C की वैल्यू क्या है A ε0/D।
तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बिकॉज हमने आधे में पोर्शन में रखा है तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे सीरीज़ में। इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ठीक। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेना है। इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का। इस तरह के बहुत से वैरायटी आते हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आधे में डायलेटरी रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या करता हूँ मैं कि इस तरह से मैंने डायलेटरी रखा है और यहाँ पर मैंने इस तरह से रखा है आधे पोर्शन में। इसकी जो के की वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पर हमने डायलेटरी रखा है के की वैल्यू जो है वो 3 है। एक ये डायलेक्ट्रिक है और दूसरा ये डायलेक्ट्रिक है और ये मेरे ए और बी टर्मिनल्स हैं। ये मेरे क्या हैं, ए और बी टर्मिनल्स। ये डिस्टेंस जो है वो डी है और जो एरिया है, पूरा एरिया जो है वो ए है, ठीक। पूरा एरिया जो है वो ए है। तो समझो इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करोगे। इस क्वेश्चन को भी इस तरह से टैकल करना है कि देखो यहाँ पर एक अलग डायलेक्ट्रिक रखा है और ये डायलेक्ट्रिक रखा है, लेकिन बिकॉज ये दोनों ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड हैं तो इन दोनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, बिकॉज इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे आप, इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लो कि इस तरह से दो कैपेसिटर दिए हैं, बिकॉज एरिया जो है डिवाइड होगा। समझो इस टोटल एरिया ए है तो इसका इतना जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा a/2 और इतना जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा a/2। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस तो d ही रहेगा लेकिन एरिया जो है आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर k = 3 है, एरिया जो है a/2 है और डिस्टेंस जो है वो d है। यहाँ पर जो k = 2 है, एरिया जो है a/2 है और डिस्टेंस जो है वो d है। अब सॉल्व कर लो इसको, डायरेक्टली पैरेलल है के। तो पहले C1 की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स ऑफ a/2 ε0/d। C2 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a/2 ε0/d। यहाँ पर ये हो रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ c हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरा c हो रहा है, बिकॉज a ε0/d क्या होता है, c। तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, c इक्विवेलेंट हो जाएगा c1 + c2, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ऐड कर दो 3/2 + 1 तो हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ a ε0/d। तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम और जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए थे एक दो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, खाली अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स उसके अंदर घुसा देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो समझो ये मेरा ए और बी टर्मिनल्स है। अच्छा चलो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन करता हूँ। इस तरह से प्लेट्स लगाता हूँ। प्लेट्स मैंने इस तरह से अरेंज किया है बिकॉज जेईई मेंस में एग्ज़ाम वाले कभी कभी इस तरह से भी अरेंज कर देते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, तो सोचो अगर मैं इस सब जो एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मैं इस तरह से कैपेसिटर रखूँ तो ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल मत बोल देना, बिकॉज इस बार टर्मिनल्स इसके अक्रॉस हैं, तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। ये और ये आपस में सीरीज़ में हैं, बिकॉज इस बार पैरेलल प्लेट जो है इस तरह से, ये मेरा पैरेलल प्लेट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब डायग्राम में कभी घुमा फिरा के दे दिया। टर्मिनल्स देखना ए और बी का टर्मिनल कहाँ पे है, उसके हिसाब से आपको समझना है, ठीक। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर के की वैल्यू 6 है, यहाँ पर के की वैल्यू 3 है
यहाँ पर के की वैल्यू 2 है, ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, ये सब अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स हैं, ये सब अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स हैं। सपोज कोई भी अलग अलग हो, जो भी हो, हमने यहाँ पर एक अलग अलग डायलेक्ट्रिक रख दिया है इसके अंदर। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक, सब अलग हैं। अब हमने इसको किस तरह से टैकल करेंगे, तो इसको भी इस अपने फिगर में हमको रिप्लेस करना होगा। किस तरह से रिप्लेस करेंगे, देखो ये मेरा ए टर्मिनल है, ये मेरा बी टर्मिनल है। देखो ये एक पहले कैपेसिटर आ रहा है, तो पहले कैपेसिटर आया, उसके बाद देखो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों को आपस में पैरेलल में आप अरेंज कर दो। ओके, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और इसके साथ ये दोनों सीरीज में हैं, तो इस तरह से हम अरेंज कर दे। इसकी के की वैल्यू 6 है, इसमें के की वैल्यू है 3 और इसमें के की वैल्यू है 2। समझो ये पूरा डिस्टेंस अगर d होगा, ये पूरा डिस्टेंस अगर d है और ये पूरा एरिया अगर a है, तो जो 6 वाला है इसको कितना मिल रहा है, इसको d/2 मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर d = आ रहा है d/2 और एरिया कितना मिल रहा है, एरिया तो पूरा a मिल रहा है। मीन्स इसका एरिया जो है वो a है। यहाँ पर 3 वाले की बात करो, देखो 3 वाला, इसको डिस्टेंस कितना मिल रहा है, इसको d/2 ही मिल रहा है और इसको एरिया है वो भी a/2 मिल रहा है। देखो टोटल एरिया में से इसको सिर्फ आधा एरिया ही मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 वाला है, इसका d/2 हो जाएगा और एरिया जो है वो a/2 है। इतनी बात का ध्यान रखना है, ठीक। और 2 वाला है, इसका भी जो एरिया है वो a/2 है और डिस्टेंस जो है वो d/2 है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, इसको C3 बोल दो। तो पहले C2 और C3 पैरेलल में है, उसके बाद इन दोनों को कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। तो C2 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो C2 की वैल्यू आ रही है K3 इंटू A क्या है a/2 ε0 इंटू D क्या है d/2। तो 2 से 2 कैंसल, मीन्स C2 की जो वैल्यू आ रही है वो 3 टाइम्स ऑफ C आ रही है, A ε0/d। और C3 की वैल्यू क्या आ रही है, K टाइम्स ऑफ A ε0/d। तो C3 की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ C। ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5C, ठीक। इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5C। और C1 की वैल्यू क्या है, देखो वो ढूंढ लेते हैं। C1 की वैल्यू क्या है, K इंटू 6 है, K जो है वो 6 है, A क्या है A ε0/d कितना है मेरा d/2। तो जो C1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 टाइम्स ऑफ C। तो 12C और इसका कॉम्बिनेशन 5C, ये दोनों किस में है, आपस में सीरीज में है। तो सॉल्व कर लो, फाइनल C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 12 इंटू 5/12 + 5 17 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 60/17 टाइम्स ऑफ A ε0/d। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, आपको इस तरह से टैकल करना है, ठीक है। जिस तरह कॉम्बिनेशन दिया उस तरह कॉम्बिनेशन आपको बना लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ये दोनों पैरेलल में थे, इसके साथ ये सीरीज़ में था, बिकॉज A और B टर्मिनल्स यहाँ पे हैं। तो हमने इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल दिया 60/17 A ε0/d। तो इसको रफ करके आप करते हैं अपने JEE मेंस के क्वेश्चन, जो JEE मेंस में आए थे इसको हम करना शुरू करते हैं। इसको यहाँ पर से मैं रफ कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले इसको पॉज करके ट्राई कर लो। ये JEE मेन आई थिंक से 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत लंबा दिया है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ अपने को काम की चीज़ ढूंढनी है। देखो इस तरह से 2 कैपेसिटर दिए हैं हमको, यहाँ पर 3 इस तरह से। ओके, ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, ये मेरा K3 है, ठीक। ये मेरा मेन कैपेसिटर है और उसके बीच में 3 प्लेट डाल दिए हैं, ठीक। K1 K2 K3 और उसमें इस तरह से दूसरा कैपेसिटर दिया है और उसके बीच में इस तरह से 3 प्लेट डाल दिए हैं। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। बोला क्या है क्वेश्चन में कि ओके, इन दिस 2 मॉडिफाइड कैपेसिटर आर चार्ज्ड बाय सेम पोटेंशियल। मीन्स पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या है, कांस्टेंट है।
पोटेंशियल कांस्टेंट है और क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर। मतलब इन दोनों के बीच में हमको एनर्जी स्टोर्ड पूछा है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो देखो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो एनर्जी की कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ½ CV²। ये पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, मीन्स अगर हमको E1/E2 ढूंढना है हमको तो यहाँ पर हो जाएगा ½ C2 हो जाएगा इंटू V²। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो V² कैंसिल हो जाएगा, मीन्स E1/इंटू सिंपल हमको C1/C2 ही ढूंढना है। मीन्स इन दोनों के बीच में हमको कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है। तो समझो यहाँ पर इस तरह से टर्मिनल्स दिए हैं तो ये सब आपस में सीरीज़ में हैं, और इसमें इस तरह से टर्मिनल्स दिया है, मीन्स ये सब आपस में क्या है, पैरेलल में हैं। ठीक, तो सीरीज़ का सॉल्व करो। सीरीज़ का C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले C1 की वैल्यू लिख दो। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 इंटू, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है सीरीज़ में तो ये D/3 हो जाएगा, और एरिया तो सबको A ही मिल रहा है बिकॉज, तो हो जाएगा K1 इंटू A∈0/D/3। सेम C2 भी यही हो जाएगा और C3 भी यही हो जाएगा, 3 टाइम्स K2 इंटू A∈0/, यहाँ पर ये हो जाएगा K3 A∈0/D। अब इसका C इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो C इक्विवेलेंट क्या है इसका, 3K1, देखो इसका आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ, ओके 3K1 टाइम्स ऑफ C आ रहा है इसका, और इसका 3K2 टाइम्स ऑफ C आ रहा है। तो इसका C इक्विवेलेंट फाइंड करूँगा मैं, अगर C इक्विवेलेंट तो देखो क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3K1, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3K1 A∈0/D, ये हो जाएगा 1/3K2 A∈0/D, हो जाएगा 1/3K3 A∈0/D। तो C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा मेरा, देखो एलसीएम लोगे सब में तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा K1 K2, ओके। तो 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा K2, देखो K3 इंटू K2 आ जाएगा यहाँ पर, K2 इंटू K3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा K1 इंटू K3, यहाँ पर आ जाएगा K2 इंटू K1 और ऊपर आएगा D, ओके। A∈0 भी आएगा, नहीं A∈0 तो बाहर निकल गया, और ऊपर आ जाएगा मेरा K1 K2, ओके। ऊपर D बचेगा अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3 टाइम्स ऑफ K1 K2 K3, ओके। 3K1 3K2 3K3, तो 3 टाइम्स ऑफ K1 K2 K3, ये मेरा एलसीएम है। और नीचे और क्या बच रहा है मेरा, A∈0। तो C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है मेरा, देखो C इक्विवेलेंट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 टाइम्स ऑफ K1 K2 K3 A∈0/, जो भी नीचे वैल्यू आ रहा है K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 इंटू K1 टाइम्स ऑफ D। उस तरह से ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं, तो इन तीनों का क्या होगा, देखो C1 की वैल्यू क्या होगी इसमें, इस C1 इसकी वैल्यू क्या होगी, K1 इंटू एरिया जो है A/3 हो जाएगा यहाँ पर, और डिस्टेंस जो है सबके लिए D ही है। समझ तो पड़ रहा है ना ये सब आपको। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा A/3 और डिस्टेंस जो है D है सबके लिए, तो ये हो जाएगा K1, देखो ये आ रहा है K1/3, ये क्या आ रहा है K1/3 टाइम्स ऑफ A∈0/D। उस तरह से ये हो जाएगा K2/3 टाइम्स ऑफ A∈0/D। उस तरह से C3 हो जाएगा K3/3 टाइम्स ऑफ A∈0/D। तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 टाइम्स ऑफ A∈0/D, नीचे अपॉन 3 भी है। तो इन दोनों का रेशियो लोगे, देखो C1/C2, ठीक है। C1 इसका है
तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का, अगर मैं इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखोगे, इसके ऊपर हो जाएगा, ऊपर रेशियो क्या आएगा मेरा 9 टाइम्स ऑफ K1 K2 K3, ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ओके, ऊपर आना चाहिए मेरा 9 टाइम्स ऑफ K1 K2 K3, मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है, इसके जो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें ये देखो, इसमें सीरीज वाला था, ये पैरेलल वाला था, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना था। बिकॉज हमको एनर्जी का रेशियो पूछा था, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स C1/C2 को हमको सिंपल हमको फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने उसका आंसर निकाल दिया, जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, देखो ये 3 है और ये 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना अगर C1/C2 करोगे। ये मेरा क्या है, ये मेरा C2 है और ये मेरा है C1। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट को मैंने C1 बोला है, या तो इसको बोल दो सी इक्विवेलेंट ऑफ 1, इसको बोल दो सी इक्विवेलेंट ऑफ 2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको रफ करके अब करते हैं अपना जे एडवांस का क्वेश्चन। इस तरह से एक जे एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, उसको भी कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये जे एडवांस 2015 का है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन है, एडवांस में भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो यहाँ पर इस तरह से कैपेसिटर दिया है और 3D में ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पर इसके 1/4 पार्ट में देखो इतना पार्ट है ना, इसके अंदर दूसरा एक मटेरियल रखा है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो E2 = 4 है, और यहाँ पर बाकी सब जगह में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है जिसका E1 = 2 है। ठीक है, ये मेरा दोनों कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है जिसका E1 = 2 है, इसमें E2 = 4 है। अब हमको पूछा है कि C1 जो है ना वो कैपेसिटेंस इन द एयर है, मीन्स C1 की जो वैल्यू है सिंपल, C1 की जो वैल्यू होगी वो A/0/D है। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, व्हेन 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस बिकम्स C2। ठीक, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, तो C2/C1 का रेशियो हमको पूछा है। हमको क्या पूछा है कि C2/C1 का रेशियो फाइंड करो। अब देखो इसका हमको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इसका सी इक्विवेलेंट किस तरह से फाइंड करेंगे आप देखो। इसका सी इक्विवेलेंट मैं किस तरह से फाइंड करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। देखो ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये आपस में इसको एक ही मटेरियल का बना है, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा आपको पता होगा ना ये K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इसलिए K लिखा हो रिलेटिव परमिटिव लिखा हो, दोनों की बात दोनों सेम ही होता है। ठीक, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो चाहे K दिया हो। तो यहाँ पर समझो पूरा मटेरियल जो है वो E1 = 2 वाला ही है। इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से बीच में डिवाइड कर दिया, तो देखो ये आधा और ये आधा आपस में हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा, ये और ये आपस में सीरीज हो जाएगा, और ये और ये आपस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो उस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को आपस में सीरीज़ में सॉल्व करते हैं। ठीक, इन दोनों आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे, तो सब मुझे इसको C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, और इसको मैं C3 बोल देता हूँ। तो C1 की वैल्यू इसको मैं C1 C2 यहाँ पर दिया है ना, इसको मैं CA बोल देता हूँ, इसको CB बोल देता हूँ, और इसको मैं C बोल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर CA की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हो जाएगी K क्या है मेरा 2 इंटू इसका एरिया कितना होगा, ये डिस्टेंस मेरा A/2 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा D/2। ठीक, क्वेश्चन में दिया भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ K इंटू A एप्सिलॉन नॉट कितना है /D। तो यहाँ पर CA की वैल्यू क्या आ रही है 2 टाइम्स ऑफ C। उस तरह से CB की वैल्यू क्या होगी, ये देखो CB की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ A/2 एप्सिलॉन/D/2 मीन्स इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ C। मीन्स इन दोनों का अगर सी इक्विवेलेंट फाइंड करो सीरीज़ के लिए तो होगा CA इंटू CB/CA + CB हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2C इंटू 4C
अपॉन 2 + 4 हो जाएगा 6c, मीन्स हो जाएगा 8/6 मीन्स 4/3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये पहले की वैल्यू आ रही है, ठीक। इसका अब इसका ढूंढ लेते हैं कि सी की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, ये मेरा जो है a/2 है, ठीक। और ये जो है मेरा पूरा d है, इसमें जो है पूरा d कवर हो रहा है, ठीक। तो a/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d, ओके, d/2। तो मेरा सी की वैल्यू क्या आ रही है, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो हो जाएगा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों को सॉल्व कर लो पैरेलल में, तो हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस ये वाला जो है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, इसको सॉल्व कर लो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो हो जाएगा मेरा 7/3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये मेरी सी इक्विवेलेंट जो है मेरे C2 है, तो C2/C1 को ढूंढना है मेरे को, तो हो जाएगा मेरा 7/3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरा रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 7/3। तो इसी तरह का क्वेश्चन एक बार जे एडवांस 2015 में पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अंदर एक और होता है जिसके अंदर जो हमारा डायलेक्ट्रिक्स होता है वेरिएबल होता है, मीन्स डिस्टेंस के साथ जो डायलेक्ट्रिक्स है वो चेंज होता है। तो वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं जो जेईई मेंस में आए हुए हैं वो उसके रिलेटेड वो सब हम रैपिड फायर राउंड में करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम रैपिड फायर राउंड मीन्स डायलेक्ट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।